जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आज का यह क्लास आपको 40 में 40 नंबर दिलाएगा जीके में, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? गंगा ऑफ द साउथ। भारत के किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए 100 में से 99% चांस है कि यह प्रश्न आपकी एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिल सकता है। तो याद कीजिएगा, दक्षिण भारत का गंगा हम लोग किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा हम लोग किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। या पूछ दे गोदावरी नदी कहां से निकलता है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाता है, यानी नदी से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में। तो बताइएगा, गोदावरी नदी कहां से निकलता है? तो त्र्यंबकेश्वर के नासिक से निकलता है। कहां से निकलता है? त्र्यंबकेश्वर के नासिक से निकलता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब आपके एग्जाम में पूछ दे गंगा नदी कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद कीजिएगा, गंगा नदी कहां से निकलता है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गंगा नदी कहां से निकलता है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलता है। गोदावरी नदी कहां से निकलता है, तो त्र्यंबकेश्वर के नासिक यानी महाराष्ट्र से निकलता है। उसी प्रकार से दोनों नदी को हम लोग याद कर लेते हैं। उद्गम स्थल से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, गंगा नदी कहां से निकला है, तो गंगोत्री हिमनद से निकला है। गंगा नदी आपका कहां से निकला है? गंगोत्री हिमनद से निकला है। यमुना नदी कहां से निकला है? यमुनोत्री हिमनद से निकला है। गोदावरी नदी कहां से निकला है? त्र्यंबकेश्वर के नासिक यानी महाराष्ट्र से निकला है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक करवा दे रहा हूं, आप उसे याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला आपका हो गया गंगा। गंगा याद कर लीजिएगा, यमुना याद कर लीजिएगा, गोदावरी याद कर लीजिएगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट है जो कि सिंधु नदी याद कर लीजिएगा। सिंधु नदी से भी आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछेगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, सिंधु नदी कहां से निकलता है, तो मानसरोवर झील से निकलता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप देर से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो जो प्रश्न आपको आए, आप उसका जवाब कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा। यानी इसमें जीके के 40 प्रश्न को बता रहे हैं, तो आपका स्कोर करना है कम से कम 35 या 30 तक। अगर आप स्कोर कर देते हैं, 30-35 प्रश्न सही कर देते हैं, यकीनन मानो कि आप अपने एग्जाम में 40 में 40 सही करके आओगे। तो मैं लास्ट में पूछूंगा आपने कितना प्रश्न को सही किया। तो अगला नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। झील से एक प्रश्न कंफर्म है, इसको लिख कर ले लीजिए, या हमसे जो चाहिए वो करके ले लीजिए। झील से एक क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में संभावना है, संभावना नहीं आ सकता है, एकदम कंफर्म है कि एक प्रश्न झील से आएगा। अब कौन सा झील से आएगा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी झील जो आपका हो जाएगा वह आपका वेम्बनाड झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जिसको मतलब पूछेगा वेम्बनाड झील कहाँ है, या पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी झील किस राज्य में है, तो यह आपका केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ में है? केरल में है। याद रखिएगा, वेम्बनाड झील आपका कहाँ में हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चिल्का झील के बारे में पूछेगा, तो चिल्का झील क्या होता है याद रखिएगा। चिल्का झील हम लोग किसको कहते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का जो झील है, जो लैगून है। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी झील का नाम लैगून भी दे देता है। क्या दे देता है? लैगून। क्या लैगून आपका इस प्रकार से देगा,
तो कहीं कहीं लिखा रहेगा भारत का सबसे लंबी लैगून कौन सा। तो आप लोग कहिएगा कि सर आप तो लैगून बताए नहीं थे। तो लैगून का मतलब झील होता है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा हो जाएगा, वेम्बनाड झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, बुल्लर झील हो जाएगा। पूरा आपका विश्व का आता है, विश्व का सबसे बड़े खारे पानी का झील या अंतर्देशीय कह सकते हैं, सांभर झील हो जाएगा। यहाँ पर कुछ झील के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे में चिल्का झील पूछेगा, आपकी एग्जाम में पूछेगा चिल्का झील कहाँ में है, तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। कहाँ में है, चिल्का झील आपका कहाँ में, उड़ीसा में है। और यह सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून है। देखिए यहाँ पर लैगून लिख दिया, झील को क्या लिख दिया, लैगून लिख दिया। तो यही बात आपको समझना है और यही सारा अगर बात को समझ जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील है। जो पूछेगा किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। इसी प्रकार से हम लोग लोकटक झील को देख लेते हैं। यह तैरता हुआ है पार्क है। पूछेगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तैरता हुआ पार्क कहाँ में है, तो मन्नीपुर में। ये वाला क्वेश्चन शायद आपको आगे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ पर है, तो ये आपका बुल्लर झील हो जाएगा। और कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है, वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है, वेम्बनाड झील है, जो कि कहाँ पाया जाता है, केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ में है, केरल में है। और भारत की सबसे लंबी झील है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सांभर झील यानी राजस्थान में पाया जाता है, यह अंतर्देशीय खारे पानी का झील है। ये जो जो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम आपको टिक लगा रहे हैं, उसको आपको जैसे भी हो उसको याद कर लेना है। पहला आपका चिल्का झील, बुल्लर झील और वेम्बनाड झील, ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होकर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको देख लीजिएगा। चिल्का झील कहां से, उड़ीसा से। यह सबसे बड़े खारे पानी का झील है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। वेम्बनाड झील जो कि सबसे लंबी झील है। याद रखिएगा, ये सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। 3 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। 4 नंबर सवाल है, बिहार का एकमात्र लोक नृत्य जिसे यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। यानी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लोक नृत्य से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है। कौन सा ऐसा बिहार का लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को आप लोग समझ रहे हैं, वहां से मान्यता प्राप्त है। तो ये आपका जट जाटिन लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है, जट जाटिन लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो ये आपका जट जाटिन हो जाता है। क्या हो जाता है, जट जाटिन हो जाता है, याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। हरा रंग ग्रह किसे कहा जाता है, हरा रंग का ग्रह किसे कहा जाता है, यानी सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सौर मंडल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हरा रंग का ग्रह किसे कहा जाता है, तो हम लोग किसको कहेंगे, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, मंगल को जानते हैं। लाल ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, मंगल को जानते हैं। प्लूटो को हम लोग क्या जानते हैं, बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाए बौना ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, तो प्लूटो को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। मात्र आपका एगो बचा वरुण, वरुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, हरा रंग का ग्रह कहते हैं, या सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह या 8वां ग्रह उसको कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सोलर सिस्टम से आपका प्रश्न दिया हुआ है। ये सारा अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ से 2-3 नंबर आपका कंफर्म है। उससे पहले आप बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आधा से ज्यादा प्रश्न मैं आपको लड़वाने की गारंटी देता हूं कि हूबहू यही प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। भले आपको इसका क्वालिटी कम दिख रहा है, लेकिन कैसे भी हो आप इसको देख लीजिए एक बार। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा बहन या सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं, या इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। किसको सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र को। या पृथ्वी का बहन या सबसे गर्म ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। याद रखिएगा।
पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं। मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण कहते हैं। बृहस्पति, लाल धब्बा बृहस्पति पर आता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। शनि के बारे में बात करें तो इसका घना तो पानी से भी कम होता है। जो शनि होता है, अगर शनि ग्रह को आप पानी पर उतार दीजिएगा तो शनि ग्रह आपका तैरने लगेगा पानी पर। इसका इसका घनत्व इतना कम होता है। उसी प्रकार से वरुण ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अरुण को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, वरुण को कहते हैं। हरे रंग का ग्रह अभी आपको हम करवाएं, किसको कहते हैं, वरुण से को कहते हैं। देखिए यहां से ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब पूछेगा कि हरा रंग का ग्रह किसके कारण होता है, तो मीथेन गैस के कारण होता है। जो वरुण ग्रह होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और किस गैस के कारण होता है, तो मीथेन गैस के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन हो जाएगा। फोमोस और डिमोस क्या है, फोमोस और डिमोस क्या है, तो यह मंगल के उपग्रह है। मंगल के उपग्रह कौन सा है, फोमोस और डोमोस है, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, अब उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न तो और भी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद करना बहुत जरूरी है। उससे पहले अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होता है सबसे पहले आपको वहीं पता चलेगा। तो अगर आप बीएसएससी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। तो इधर से मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला प्रश्न है। गरीब का गाय, पुअर मैंस काउ किसे कहा जाता है, गरीब का गाय किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। गरीब का गाय हम लोग बकरी को कहते हैं, किसको कहते हैं, बकरी को कहते हैं। गरीब का गाय हम लोग किसको कहते हैं, बकरी को कहते हैं, याद रखिएगा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, तो मात्र वही प्रश्न पूछेगा, तो याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है, सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। उससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको शुरुआत में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। मैं आपको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका इसमें घटे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस पर डेली आपको इंपॉर्टेंट क्लास करवाया जाता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और जब तक आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम नहीं हो जाता, इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास मिलेगा। तो इसलिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपका डेली पढ़ाई होगा। यह जो आपका चैनल है इस पर डेली क्लास जाएगा, तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। जो प्रश्न आपको आ रहा है उसका जवाब एक बार कमेंट में दीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका विलियम बेंटिंक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विलियम बेंटिंक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और किसने किया था, यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बंगाल का विभाजन किसने किया था, बंगाल का विभाजन किसने किया था, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने आपका क्या किया था, बंगाल विभाजन कब किया था, 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला और इसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकता है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया, तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने किया 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया बताइए, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में किया था, ठीक है। आगे आइए। 9 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित प्रश्न है, तो इसको अच्छे से देखना है। वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उस समय मैंने आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया, 1896 ईस्वी में गाया गया। कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हो रहा था वहां गाया गया। उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपका करंट
करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो रहमत लुहा सियानी था। कौन था? रहमत उल्लाह सियानी था। याद रखिएगा, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला नंबर सवाल है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम का गायन, वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, वंदे मातरम के रचयिता जो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है जन गण मन, इसको भी कहाँ गाया गया था? तो इसको भी आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन इसको 1911 ईस्वी में गाया गया था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जन गण मन को कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए। अगला नंबर सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1858 के समय कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय मतलब स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। आपके एग्जाम में पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय कुल कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। और इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो बंबई के गोकुल दास, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से इसका मीटिंग कहाँ किया गया था? तो बंबई में, बंबई में किया गया था। बंबई में कहाँ किया गया था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत एक कॉलेज था जहां पर किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। हाँ, और इसका पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। कौन किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था, इसका स्थापना किया था, ठीक है। 10 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, मैगलन कौन था? मैगलन आपका कौन था? याद रखिएगा, मैगलन आपका कौन था? जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपता है यह प्रश्न है, मैगलन कौन था? मैगलन कौन था जान लीजिए। इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। अमेरिका का खोजकर्ता नहीं था, अमेरिका का खोजकर्ता नहीं था। मैगलन कौन था? अमेरिका का खोजकर्ता नहीं था। यह समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। यानी समुद्री मार्ग से पूरा विश्व को यह घूम गया था। पूरा विश्व मतलब आप लोग समझ रहे हैं, समुद्री मार्ग से संपूर्ण चक्कर, विश्व का संपूर्ण चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह आपका मैगलन था। वही मैगलन है जो समुद्र को पूरा घुमा था। अगला नंबर सवाल है, ये तो पूछेगा नहीं, चलिए आगे आ जाइए। मतलब मैगलन वाला पूछेगा, ये दो नीचे ऑप्शन वाला नहीं पूछेगा। आगे आइए। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेंगे। आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है, ज्वाइन कर लेंगे। और बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले साल का पेपर है, ठीक है। ये भी आपकी एग्जाम में आने का संभावना है, इसलिए यहाँ पर हम इसको ले लिए हैं, ठीक है। देख लीजिए, आपकी एग्जाम में ये वाला सवाल हम आपको क्या बार बताएं? बताइए तो 10 बार से ज्यादा बताए हैं 10 बार से ज्यादा। अब बोलिएगा कि क्या सर क्या बता रहे हैं, 10 बार से ज्यादा नहीं बताए? बताइए तो, इतना मोटा नहीं ठीक रहेगा, इसको कम कर लीजिए हैं। अब ठीक है ना, इसको और मोटा ठीक है, इतना लगभग ठीक है, ठीक है। आ जाइए। चलिए देखिए, 280 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, ये आपको कहा गया है, ठीक है। 280 नंबर सवाल फिर से आपका ऐड हो गया। फिर से हम लोग देख लेते हैं, 1 में भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा, बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो
जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला नंबर सवाल है 289 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। महाराज में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 356 के तहत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 380 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, जनगणना 2011, जनगणना 2011 का नारा क्या था? जो जनगणना 2011 था उसका नारा क्या था? तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का नारा क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपकी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। 383 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किताब वाला है। 383 नंबर वो क्वेश्चन सीरियल नंबर है, ठीक है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेक्स रिजर्व कौन सा कस्टडी में रखता है? मतलब कौन उसको कस्टडी में रखता है? तो आरबीआई रखता है। कौन कस्टडी में रखता है? आरबीआई रखता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका स्थापना पूछेगा तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे में आरबीआई, जो आरबीआई है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। उसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को। और पैसा छापने का काम कौन करता है? यही आरबीआई करता है, ठीक है। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। या इस विटामिन का नाम कभी कभी सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस विटामिन को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं, या इसको हार्मोन भी कहते हैं। यह आपका सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। यह आपका कहां से प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे आइए। पीएसएलवी, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एसएससी जीडी में, बीएसएससी कार्यालय परिचारी में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जीएसटी, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एक और है जीडीपी, हाँ जीडीपी, जिसका पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। 461 नंबर सवाल की ओर आइए। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मेश जो है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वह किन नदियों के नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मपुत्र और मुस्कवा, यानी जो कि रूस में है, उसके नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन है, देख लेते हैं, नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले आपने कितना प्रश्न को सही किया ये जरूर बताइए कमेंट में। कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है, जरूर बताइए। और आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक क्लास देखें तो आपके लिए एक फायदा की बात है। आप यहाँ तक क्लास देखें तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। आपको एक स्क्रीन नंबर दिख रहा है नीचे, इस नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजना। अभी आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, 461 क्वेश्चन दिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। 461 नंबर क्वेश्चन दिखना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पर सेंड कीजिए। हम आपके पास जो पैसा से पीडीएफ आपको देते हैं, जिसमें आपको लगभग बीएसए से संबंधित लगभग 1000 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 1000। और यह जो पीडीएफ आपको, यह जो पीडीएफ है बाबू, वह सभी को 251 में बेचा जाता है, ठीक है। अभी तक हमने जितना सेल किया है 251 में सेल किया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं सोचता पीडीएफ रखकर मैं क्या करूंगा, बताइए। ऐसे तो सेल जितना करना था उतना हो गया सेल, लेकिन अगर आप यहाँ तक क्लास देखें तो आपको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी तो देखिए, आधा बच्चे क्या करते हैं, वीडियो चालू किए छोड़कर चलेंगे, तो वो क्या फायदा? वो उससे पढ़ने से क्या फायदा? आपने यहाँ तक देखा तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो इस नंबर पर इसका
स्क्रीनशॉट लीजिए और भेजिए। मैं आपके पास 1000 क्वेश्चन भेजूंगा, जो 1000 बीएससी वाला सवाल रहेगा। अगर आप 1000 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, सीधे आपके एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं खुद समझ जाऊंगा। आप जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे मैं खुद समझ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपका सेट वन ही था, ठीक है ना, सेट वन था। जीके के 40%, हाँ यही था क्या? हाँ यही वाला था ना। हाँ चलिए, इसका आंसर ग्रुप में डाल दिया जाएगा और ये भी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए।